स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या महागठबंधन में मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने इसका इशारा दे दिया है। आपको बता दूं कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस घोषित किया है, जिसको लेकर के एनडीए के नेता सवाल उठा रहे हैं कि 17% आबादी वाले मुस्लिम चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई, जबकि सहनी जिस समुदाय का नेतृत्व और फिर राजनीति करते हैं उसकी आबादी करीब 3 से 4% ही है। इस बीच एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने इशारा दिया है कि मुस्लिम भी महागठबंधन में डिप्टी सीएम होगा। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन में और भी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। जब देखते हैं, इंतजार करते हैं, ये किसी भी समुदाय से हो सकता है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को अति पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से दिक्कत है। उनका आईटी सेल हमें इस बात के लिए ट्रोल कर रहा है कि हमने उस समुदाय के प्रतिनिधि का नाम नहीं लिया है जिसे वे घुसपैठिया कहते हैं। वहीं पर महागठबंधन में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जब बिहार में 243 सीटें हैं, अगर हम 4 से 5 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला करते हैं और एक ही सीट पर अलग अलग गठबंधन के उम्मीदवार खड़े होते हैं तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों मुसलमानों को मोदी के डर से लालू के लालटेन में किरासन नहीं बनना चाहिए, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जहां बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान तेज हो गया है। अमित शाह, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत सभी दलों के नेता वोटरों के बीच पसीना बहा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटों का मत हासिल करने के लिए लालू मोदी कार्ड खेला है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के डर से मुसलमान लालू यादव के लालटेन का किरासन तेल नहीं बने। प्रशांत किशोर जनसुराज के उम्मीदवार के प्रचार में पूर्वी चंपारण गए थे। पूर्वी चंपारण के ढाका में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 20 साल से उनकी सरकार है और हर साल लाखों युवक रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। मोदी जी मुफ्त का डेटा नहीं दे। बिहार के बेटा जो गुजरात में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं उन्हें वापस करें। हमें ट्रेन और फिर डेटा नहीं, फैक्ट्री और काम चाहिए। इसी दौरान प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी जी के डर से मुसलमान भाई लालू यादव को वोट देते हैं, लेकिन उन्हें अब लालू के लालटेन का किरासन तेल नहीं बनना है, जब उनके पास जनसुराज का विकल्प मौजूद है। 30-35 साल से वोटर बंधुआ बन गए हैं। लालू के डर से मोदी नीतीश को और मोदी के डर से लालू यादव को वोट देते हैं। एक बार गलत आदमी जीत गया तो फिर कभी जीवन में भला नहीं होगा। वह पर मुसलमान भाइयों से अपील करना है कि उन्हें बीजेपी से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से डरना है। इस्लाम में अपने हक के लिए जो बताया गया है वही काम करना है। ये काम उन्हें खुद करना होगा, कोई भी दल उनके लिए ये काम करके नहीं देगा। पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज त्यौहार के मौके पर बिहार के बेटे बेटियां ट्रेन और फिर बसों में धक्का खा करके आ रहे हैं। मोदी जी 12,000 ट्रेन चलाने का वादा किया था, ये ट्रेनें कहाँ चली गई। दोस्तों बिहार चुनाव के बीच जेडीयू ने बड़ा एक्शन लिया है। 4 विधायकों सहित 11 को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। जी हां, जेडीयू ने अपने कई पूर्व विधायकों सहित 11 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासन के संबंध में कहा गया है कि ये लोग विधानसभा चुनाव 2025 में पार्टी की विचारधारा तथा पार्टी विरोधी काम कर रहे थे। जहां आचरण के विरुद्ध काम करने के आरोपों में उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। दोस्तों महागठबंधन में एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी होगा। जब बिहार चुनाव 2025 का घमासान जारी है, इस बीच महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और फिर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बाद से एनडीए के तमाम घटक दलों ने सवाल उठाए हैं जहां और पूछा है कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जहां साथ ही महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का भी कोई भी उप मुख्यमंत्री होगा, ये भी सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं, जिस पर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरो ने बड़ा बयान दिया है। एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे, एक कांग्रेस से भी बनेगा, साथ ही साथ
एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। वहीं पर अल्लाह ने बताया है कि महागठबंधन की सरकार बनी तो फिर कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा। या कौन होगा, कहां से होगा, ये चुनाव के बाद ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो मुख्य समुदाय है उन्हें प्रतिनिधित्व देना महागठबंधन का सिद्धांत है, जिसमें धर्म और फिर जाति दोनों शामिल है। महागठबंधन में 2 भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और 4 भी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जिसमें एक मुस्लिम होगा। वहीं पर तेजस्वी यादव के सीएम फेस के औपचारिक ऐलान में देरी के सवाल पर अल्लाह ने कहा कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा सुनियोजित तरीके से होनी थी। महागठबंधन की पहली बैठक जो अप्रैल में हुई थी उसमें कांग्रेस का ये स्टैंड था कि जब सीट शेयरिंग और फिर साझा घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा उसके बाद ही औपचारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा होगी। दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनते ही वक्फ कानून को खत्म कर देंगे? दरअसल आरजेडी एमएलसी के बयान पर भाजपा ने तगड़ा जवाब दिया है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। जो चुनावी सभाओं और फिर रैलियों के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच खगड़िया जिले के गोगड़ी में एक जनसभा के दौरान आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव की पार्टी भाजपा के निशाने पर आ चुकी है। दरअसल कारी शोएब ने कहा है कि चुनाव जीत करके अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भाजपा भड़क उठी है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं और फिर घोटाले पर लगाम कसने के लिए वक्फ संशोधन बिल पारित किया है, जिसके विरोध में मुस्लिम समुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए मामले विचाराधीन है। इस वक्फ बोर्ड को लेकर के आरजेडी के नेता कारी शोएब ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। कारी शोएब ने यह घोषणा तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच से की है। वे खगड़िया की परबत्ता विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार के समर्थन में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। कारी शोएब ने अपने संबोधन में कहा है कि जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं उनका इलाज करना है। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर हम वक्फ कानून खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सीएम बनते ही सारे वक्फ बिल फाड़ करके फेंक देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद तोड़फोड़ की राजनीति तेज हो गई है। जब भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दरभंगा पहुंचे और फिर एक बैठक के बाद महागठबंधन से बागी वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे समेत 50 लोगों को भाजपा में शामिल कराया है। बद्री पूर्वे ने सदस्यता ग्रहण के बाद वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वे कह सकते थे कि विधानसभा चुनाव न लड़े, लेकिन वक्त पर उन्होंने उनका टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मौका देने की बात भी केवल दिखावा था, जब वे कहते हैं कि कथनी और फिर करने में बड़ा फर्क है। इसी कारण उन्होंने पार्टी छोड़ करके 50 समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। वहीं पर मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर बद्री पूर्वे ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले उनका विधायक चुनाव जीते तभी डिप्टी सीएम बनने की बात होगी। जब वे केवल ख्वाब देखते हैं, जब बिहार में उनका गठबंधन कोई मुख्यमंत्री बनाएगा तभी डिप्टी सीएम की सोच हो पाएगी। दोस्तों, दीपावली बीत गई है, छठ पर्व आ गया है, लेकिन आपके अकाउंट में 2,000 रुपये की 21वीं किस्त अब तक नहीं आई है। जी, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर के किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि दीपावली से पहले ये किस्त आ जाएगा, लेकिन अब तो दीपावली बीत गई है और आज 26 अक्टूबर हो चुका है। 25 अक्टूबर से ही छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि किसानों का इंतजार दीपावली के बाद छठ तक आ पहुंचा है। और सवाल बना है कि आखिर पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएंगे। आपको बता दूं कि 21वीं किस्त के आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है, जो 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले है। जब पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लाभार्थियों को 2,000 रुपये का पेमेंट पहले ही किया जा चुका है। जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और फिर भूस्खलन से प्रभावित किसानों को जल्द फाइनेंशियल मदद देने के लिए सितंबर और फिर अक्टूबर में किस्त जारी की थी। वहीं पर सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के 2,000 रुपये नवंबर के पहले सप्ताह तक जारी कर सकती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये किस्त जारी कर सकती है। खास बात यह है कि बिहार राज्य में 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही लागू है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान पीएम किसान की नई किस्त जारी कर सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकती है, लेकिन पहले से मंजूर योजनाओं के पेमेंट प्रोसेस किए जा सकते हैं।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती से विधानसभा के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंकते हुए कहा कि बिहार जंगलराज लाने वालों से दूर रहेगा। जब पीएम मोदी ने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे जैसे लोगों को लड़ा रहे हैं, उससे साफ है कि जंगलराज लाना चाहते हैं। जब पीएम मोदी ने कहा है कि अभी से ही छर्रा कट्टा दोनाली घर से उठा लेने की धमकी दे रहे हैं ठगबंधन वाले, उन्होंने कहा है कि इनसे सावधान सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री जननायक के गाँव से महज 1.5 किलोमीटर दूरी दूधपुरा हवाई अड्डे मैदान में आयोजित एनडीए की सभा में कर्पूरी की तस्वीर वाला गमछा डाल करके पहुंची। जब सभा से पहले पीएम कर्पूरी ग्राम गए और फिर जननायक की प्रतिमा को नमन किया। जब सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार की वंचितों को वरीयता, पिछड़ों की प्राथमिकता, गरीबों की सेवा के रास्ते पर चल रही है। जननायक हमारे लिए प्रकाश पुंज है। सामाजिक न्याय का उनका दिखाया रास्ता ही हमारी सरकार का सुशासन की प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा है कि 11 साल में लोगों ने विभिन्न राज्यों में सरकार को बार बार अवसर दिया है। महाराष्ट्र ने पहले से प्रचंड जनादेश देकर के हमारी सरकार बनाई है। हरियाणा में तीसरे कार्यकाल के लिए पहले से ही अधिक सीटें दी है। मध्य प्रदेश में भी हमें जबरदस्त जीत मिली है। यही रुझान गुजरात और उत्तराखंड में भी रहा। गुजरात में 2 दशकीय पुरानी सरकार को रिकॉर्ड जीत मिली है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सत्ता बार बार बदलती थी, वहाँ भी लोगों ने हमें दोबारा अवसर दिया है। ये बताता है कि एनडीए यानी कि सुशासन, सेवा और फिर विकास की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार में भी नीतीश के नेतृत्व में एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इस बार बिहार एनडीए को सबसे बड़ा जनादेश देगा। वहीं पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2005 में अक्टूबर का महीना ही था जब बिहार को जंगलराज से मुक्ति मिली थी। नीतीश जी का सुशासन शुरू हुआ जब उस दौरे में केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। जब केंद्र सरकार नीतीश जी की राह में 10 साल तक रोड़े अटकाती रही। आरजेडी आपसे बदला लेती रही कि आपने नीतीश जी की सरकार क्यों बनाई। वहीं पर पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी वाले कांग्रेस को धमकाते थे कि बिहार को बड़ी योजनाएं दी तो फिर हम समर्थन हटा देंगे। वहीं पर नीतीश जी काम करते रहे और फिर बिहार को बड़ी मुसीबत से निकाला। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्तीपुर की सभा में 45 मिनट तक बोले। इस दौरान उन्होंने 17 बार जंगलराज का जिक्र करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। दोस्तों, बिहार में जारी चुनावी घमासान के बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। यह एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं आरजेडी में लौटने से बेहतर मौत को चुनूंगा। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। मेरे लिए सिद्धांत और फिर आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव को राजद सुप्रीमो ने यानी कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ महीने पहले ही अपनी पार्टी और फिर परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित किया है। जो ये एक्शन तब हुआ जब उनकी कुछ फोटो और फिर पोस्ट अनुष्का यादव यानी कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ और सोशल मीडिया पर सामने आई थी। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति में तरह तरह की घोषणाएं होती रहती है, लेकिन सत्ता वही पाता है जिसे जनता का आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने एनडीए को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोग अब बीजेपी और आरएसएस की नापाक साजिशों में फंसने वाले नहीं है। वहीं पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ये व्यापारी है जो संसाधन जुटा करके पार्टियों का प्रचार अभियान चलाते हैं। जब वही काम हुए अब भी कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बीजेपी और एनडीए काफी आक्रामक मोड में नजर आ रही है। इसका उदाहरण यह है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगलराज का जिक्र आरजेडी को अटैक करते नजर आए, वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी विपक्ष के सवालों पर करारा जवाब दिया है। रवि किशन ने तो यहां तक कह डाला है कि बिहार के बच्चों को पता होना चाहिए कि 20 साल पहले का बिहार कैसा था। अपनी बात कहते हुए बीजेपी सांसद ने कहा है कि समस्त बिहार और फिर बिहारी भाइयों से मेरी विनती है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि 20 साल पहले बिहार में क्या होता था। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पीढ़ियों को ये जानना जरूरी है कि हमने किस दौर से निकल करके आज का बिहार बनाया है। जहाँ रवि किशन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल भी सच है। मैं 2001 में बिहार घुमा करता था जब उस वक्त हालात बहुत खराब थी, माहौल डर और फिर अराजकता से भरा था। अब जानकी जी का मंदिर बन रहा है, विकास हो रहा है। जब मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को बताएं कि बिहार ने जंगलराज से क्या सीखा है। आज पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित किया और जंगलराज की याद दिला करके विपक्ष पर तीखा हमला बोला। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुंगेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये बिहार चुनाव
किसी को मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज से बिहार को बचाने का है। जब लालू यादव और राबड़ी देवी ने दशकों तक बिहार पर राज किया था, 2005 में बिहार की जनता ने लालू और फिर राबड़ी के जंगल राज को उखाड़ फेंका और नीतीश कुमार को चुना। उन्होंने आगे कहा है कि अगर लालू और राबड़ी सत्ता में लौटते हैं तो जंगल राज वापस आ जाएगा। अगर मोदी और नीतीश सत्ता में आते हैं तो फिर बिहार में विकास होगा। एनडीए के अब सभी 5 दल पंच पांडवों की तरह एकजुट है, जबकि महागठबंधन आपस में ही लड़ रहे हैं। वहीं पर आरजेडी पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू और राबड़ी के राज में हत्या, डकैती, फिरौती, अपहरण और नरसंहार रोजमर्रा की बात हो गई थी। उनके राज में बिहार से उद्योग धंधों को खदेड़ दिया गया और उन्होंने बिहार को पिछड़ा बना दिया, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने हमें जंगल राज से मुक्ति दिलाई, भाई भतीजावाद का खात्मा किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराया। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जब बीजेपी के पूर्व विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। नेतृत्व के फैसले के खिलाफ जाने को लेकर के पूर्व विधायक के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। दरअसल बीजेपी पूर्णिया के कस्बा विधानसभा सीट से विधायक रहे प्रदीप दास के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, जब पूर्व विधायक प्रदीप दास एनडीए के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसी बात को लेकर के बीजेपी के प्रदेश इकाई ने नाराजगी जाहिर की है और 6 साल के लिए प्रदीप दास को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, खुलेआम पैसा बांटने पर पप्पू यादव को भारी पड़ गया है। इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया है। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को खुलेआम पैसा बांटना महंगा पड़ गया। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों के बीच जाकर के नगद रुपए बांटे थे, जिसके बाद उन्हें आयकर विभाग ने नोटिस भेज दिया है। उन्होंने खुद एक्स हैंडल पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि यदि बाढ़ पीड़ितों की मदद करना अपराध है तो फिर मैं ये अपराध सदैव करूंगा। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इनकम टैक्स नोटिस पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत फंड बांटने को अपराध माना गया। इसके जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि अगर जरूरतमंदों की मदद करना अपराध है तो फिर वे हमेशा ये अपराध करने के लिए तैयार हैं। अगर मैं पीड़ितों की मदद नहीं करता तो फिर क्या देखता रहता। पप्पू यादव ने सवाल किया है कि वैशाली जिले में नया गांव ईस्ट पंचायत के मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों के घर और फिर सामान गांव में बह गए हैं। अगर मैंने उनकी मदद नहीं की होती तो फिर क्या मैं गृह राज्य मंत्री या फिर स्थानीय सांसद की तरह चुपचाप देखता रहता, जो खुद को सीएम उम्मीदवार बताते हैं। इस बीच पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि बीजेपी उन्हें पीछे से धोखा दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दबाव के बावजूद गठबंधन नीतीश कुमार का सम्मान करता है और फिर बिहार में उनकी लीडरशिप को महत्व देता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। वहीं पर इन तैयारियों के बीच महागठबंधन और फिर एनडीए में जुबानी वाद विवाद जारी है। वहीं पर दोनों ही जीत हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि हाल ही में महागठबंधन ने अपना सीएम चेहरा और फिर डिप्टी सीएम चेहरा चुन लिया है। जहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया गया है। वहीं पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरा घोषित किया गया है। वहीं अब सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी एनडीए के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में जाति और धर्म ने हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाई है, चाहे वोट की राजनीति हो या फिर सत्ता का गणित। हर चुनाव में ये सवाल उठता है कि कौन किस जाति से और उसे किस समुदाय का कितना समर्थन मिलेगा। यही कारण है कि नेताओं का राजनीतिक सफर अक्सर उनकी जाति पहचान और फिर सामाजिक पृष्ठभूमि के गहराई से जुड़ा होता है। जब बिहार जैसे राज्यों में ये समीकरण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर हर सीट पर जातीय संतुलन ही तय करता है कि कौन जीतेगा। वहीं पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में अक्सर चर्चा में रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन लोग न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति बल्कि उनकी जाति, परिवार और फिर उनके पूरे राजनीतिक सफर को लेकर भी उत्सुक हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में एक प्रमुख हस्ती है। जब वे वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में 28 जनवरी 2024 से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। जब बिहार
विधान परिषद के सदस्य होने के नाते उन्होंने लंबे समय से पार्टी में संगठन को लेकर के सरकार तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मार्च 2023 में उन्हें भाजपा का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं पर सम्राट चौधरी का जन्म कुर्मी जाति में हुआ था, जब बिहार की राजनीति में कुर्मी समुदाय को एक बड़ा और फिर मजबूत वोट बैंक माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा लंबे समय से उन्हें अपने ओबीसी चेहरे के रूप में आगे रखती रही है। वहीं पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम नीतीश कुमार भी इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। वहीं पर मुकेश सहनी द्वारा किनारे कई जिलों में मल्लाह जाति की आबादी की तस्वीरें ली गई है। ऐसा माना जाता है कि सहनी के समर्थकों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण का वादा इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि इससे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ सकती थी। जब बिहार में अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मल्लाह मतदाताओं के लिए कई सीटें शामिल हैं। मुकेश सहनी ने एक बार आईपी का अर्थ ये कहकर के समझाया था कि लोकतंत्र में जिसके पास ज़्यादा लोग होते हैं उसे ज़्यादा मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत ये मानता है कि समर्थकों के बीच उन्हें बढ़ावा देकर के समर्थकों ने अति पिछड़ा वर्ग और फिर हाशिए पर पड़े लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की है। दोस्तों, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के एक पोस्टर पर बिहार में सियासत सुलग गई है। जब पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव को नायक बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं, इस पर बीजेपी और जेडीयू की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। इन दलों ने तेजस्वी यादव को नायक बताने पर उनके पिता लालू यादव को भी लपेट लिया है। दरअसल डिप्टी सीएम और फिर भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसके पिता खलनायक है वह नायक कैसे हो सकता है। लालू यादव बिहार के गब्बर सिंह है, कई मामलों में आरोपी हैं। जो कोर्ट से सजा याफ्ता होने के कारण उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। खुद तेजस्वी यादव पर भी IRCTC घोटाले मामले में आरोपित घटित हो गए हैं। जो ऐसे व्यक्ति को नायक बताना शर्मसार कर देने वाली बात है। इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के पोस्टर पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि 420 का अभियुक्त नायक बनेगा। इन लोगों ने नायक शब्द को भी अपमानित कर दिया है, जिन पर बिहार में 18 मामले दर्ज हैं, दिल्ली में 7 केस दर्ज हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी एक कांड दर्ज है। आर्थिक अपराध के 27 मामले तेजस्वी यादव के खिलाफ लंबित है। कोई व्यक्ति नायक बन जाए तो फिर लोग इस शब्द से ही नफरत करने लग जाएंगे। यह व्यक्ति असलियत में खलनायक है, लालू यादव की राजनीति की उपज है। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने छठ पूजा के बहाने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने सेखी बघाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल ट्रेनों में से रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएगी। ये भी सफ़ेद झूठ निकला। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफ़र करना पड़ रहा है। लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें लोग त्यौहार के लिए बिहार जाने वाले ठसाठस भरी ट्रेन में यात्रा करती दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लालू प्रसाद यादव ने लिखा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने सेखी बघाड़ते हुए कहा था कि देश की कुल ट्रेनों में से रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर बिहार के लिए चलाई जाएगी। ये भी सफेद झूठ निकला। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू राबड़ी राज पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि 15 साल के उस शासनकाल को लोग जंगल राज इसलिए कहते हैं कि लालू जी अराजकता गुंडागर्दी के प्रतीक हैं। वे शहाबुद्दीन से डरते थे और फिर अब उनका बेटा भी डर रहा है। सिवान और गोपालगंज की चुनाव सभाओं में सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर के फिर से जंगल राज लाने के इरादे साफ कर दिए हैं, लेकिन सिवान के लोगों को भयभीत नहीं होना है। अब नीतीश कुमार की सरकार है और फिर 100 शहाबुद्दीन भी पैदा ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनडीए राज में अपराधियों की जगह जेल में है या फिर शमशान में। वहीं पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आजकल कुछ लोग खुद को नायक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खलनायक का बेटा नायक कैसे हो सकता है, वो तो महानायक है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता पंजीकृत अपराधी है, यानी कि रजिस्टर अपराधी है, जिन्होंने जानवरों का चारा तक चोरी किया हो, उनका बेटा नायक नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के युवा आज ये जानना चाहते हैं कि वे 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए। साथ ही ये भी पूछना चाहते हैं कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने की कला उन्होंने कहां से सीखी है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनता का जोश देखने लायक है। उन्हें हर गांव और फिर मोहल्ले से अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा है कि महुआ में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, जनता हमारे साथ है। प्रचार पर जाने के दौरान उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विकास एजेंडे की झलक भी दिखा डाली है। उन्होंने कहा है कि महुआ में हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे ताकि हमारे बच्चे यही रह करके पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ एक स्टेडियम भी बनवाएंगे
जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कराएंगे। जी हाँ, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के पूछे गए सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि एलईडी लाइट हमारे गाड़ी में लगा हुआ है और ब्लैक बोर्ड भी हमारे पास है, हम लालटेन में नहीं है। तेज प्रताप यादव से पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोबाइल की लाइट जलवाई और पूछा है कि क्या इस एलईडी की लाइट में लालटेन की जरूरत है। वहीं पर तेज प्रताप यादव से लालटेन युग का अंत को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिस पर तेज प्रताप यादव ने खुद को सिरे से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि किसका अंत होगा किसका नहीं ये समय बताएगा, मगर हम तो लालटेन में हैं नहीं, ना हम आरजेडी में हैं। दोस्तों, अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की उम्मीद जताई है। जब मैरी हेलवेन ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खुल करके तारीफ की है। इसके साथ ही मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को न केवल राजनीति में कदम रखने के लिए शुभकामनाएं दी है, बल्कि उनकी कला और संगीत की सराहना भी की है। जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि मैं बिहार के बारे में जानती हूँ, मैं उम्मीद करती हूं कि बिहार में भाजपा और फिर चुनाव मैदान में उतारे गए पार्टी के सभी उम्मीदवार अच्छे होंगे। मैं सभी उम्मीदवारों से परिचित नहीं हूं, मुझे पता है कि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। साल 2023 में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके बारे में मेरी टीम ने मुझे बताया। मुझे नीतीश कुमार के बयान से खुशी नहीं हुई थी, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी थी। जब महिलाओं और फिर छोटी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किए हैं। पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं को सशक्त किया है। जब बिहार के विकास के लिए पीएम मोदी की सोच और फिर उनकी अपार सफलता की मैं उम्मीद करती हूं, मैं वहां जाऊंगी तो फिर बिहार जाना जरूर पसंद करूंगी। मैं उस क्षेत्र के कई लोगों से मिली हूं, अब मैं बिहार के बारे में और जानना चाहती हूँ। वहीं पर बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर के मैरी मिलबेन ने कहा है कि मैं वहाँ की लोक गायिका को जानती हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ ये देख कर कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। मैं उनकी कला और फिर गायकी को बहुत पसंद करती हूँ। मुझे ये देख कर कि बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में शास्त्रीय संगीत में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जब उन्हें राजनीति में देख कर कि बहुत खुशी हो रही है, उन्हें और फिर उनके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनकी तरफ से नौजवान राजनीति में आए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में खगड़िया और फिर मुंगेर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नालंदा की पावापुरी में ही 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त की थी। यहीं पर नालंदा का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था, जिसको 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। उन्होंने कहा कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ जलाई, तब इसके पुस्तकालय से 6 माह तक पुस्तकों के जलने का धुआं उठ रहा था। ये विनाश का काम बख्तियार खिलजी ने किया था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बना करके हमारे नालंदा की विरासत को गौरव देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एनडीए का शासन है, अब 100 बख्तियार खिलजी भी आ जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि विकास भी विरासत भी, यहीं पर एआई और फिर डेटा का नया युग हम शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अनेक बड़े कारखाने और फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लगाएंगे, जो किसानों की आय भी बढ़ाएगी और फिर औद्योगिक विकास भी होगा। यहाँ पर अमित शाह ने आगे कहा है कि इस बार बिहार में 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं। लालू और फिर राबड़ी के ज़माने में यहाँ कानून व्यवस्था इतनी गिर गई थी कि चुनाव 6 चरण में कराने पड़ते थे। जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पीएम मोदी और फिर सीएम नीतीश कुमार के शासन में 6 चरण की जगह 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं। इस बार फिर एनडीए सरकार बना दो, अगली बार 1 ही चरण में चुनाव होगा, ये कहना है अमित शाह का। बिहार में क्या बड़े उद्योग नहीं लग सकते हैं क्या? जहाँ अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हमें बिहार को नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, जिसमें आपकी भागीदारी बहुत अनिवार्य है। अमित शाह पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं अमित शाह का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ पर जमीन नहीं है। जब उद्योग बिहार में नहीं लग सकता तो फिर वोट मांगने बिहार क्यों आते हैं? वहीं पर तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको नया बिहार बनाना है तो फिर खगड़िया के चारों विधानसभा में आपको महागठबंधन के उम्मीदवार जिताने होंगे, तभी एक नया बिहार बन सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बन सकता है।
दोस्तों, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह आगामी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। जहां उनकी नजर संसदीय चुनाव पर है, हम पवन सिंह को सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोज तिवारी ने कहा है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वह विधायक नहीं बल्कि सांसद बनना चाहते हैं। जब मनोज तिवारी ने खुलकर के बताया है कि पवन सिंह को पार्टी से 2024 में आसनसोल से टिकट उन्हें नहीं दिलवाया था। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने कहा है कि भविष्य में हम उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे। मनोज तिवारी ने बिहार के विकास का श्रेय एनडीए को दिया है और फिर कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए को सत्ता में लाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वे जनता जानते हैं कि बिहार का भविष्य इसी पार्टी के हाथ में है। आपको बता दें कि पवन सिंह बीजेपी के सदस्य थे, लेकिन 2024 में एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस बाद में उनकी हार भी हुई थी। दोस्तों, आरजेडी से निष्कासित हुए लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव महुआ सीट से चुनावी रण में हैं। उन्होंने राजद से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी बनाई है, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल JJD है और इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। जब बिहार विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव वैशाली जिले में महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। इस बीच पटना में उन्होंने राजद से ऑफर मिलने वाले सवाल पर और राजद में जाने को लेकर के चौंकाने वाला जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने महुआ विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कहा कि हम महुआ में लगातार दौरा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया आ रही है। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि महुआ से में कोई भी टक्कर में नहीं है। वहीं पर पटना में तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया है कि अगर आरजेडी से ऑफर मिलता है, बड़ा पद मिलता है, तो तब क्या आप राजद में जाएंगे? इस सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नहीं, हम पद के लोभी नहीं है। तो आरजेडी से अगर कुछ भी पद मिलेगा तो सबसे पहले हम उसको ठुकराने का काम करेंगे। वहीं जीतने के बाद राजद से गठबंधन करने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि नहीं, कभी गठबंधन नहीं करेंगे। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों से कहा है कि 2005 से पहले आपको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जब बिहार में 2 चरणों में 6 और फिर 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब चुनाव प्रचार का दौर जारी है। तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नेता बड़े बड़े लोक लुभावने दावे जनता से कर रहे हैं। तो फिर कोई 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या थी, ये बताने की कोशिश की जा रही है। चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि साल 2005 से पहले बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कोई भी काम नहीं होता था। जहां उससे पहले बिहार में जिन लोगों की सरकार थी, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सांप्रदायिक झगड़े होते रहते थे। 24 नवंबर 2005 को जब हम लोगों की सरकार बनी तो तब से मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि साल 2025-26 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में 306 गुना की वृद्धि करते हुए 1080 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। जब बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं नहीं हो रही है और ये सांप्रदायिक घटना ना हो, उसके लिए साल 2006 से संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई है। जहां अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी गई है। मुस्लिम समाज के परामर्श से 1273 और कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है और बचे हुए काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए तालीमी मरकज और फिर हुनर जैसी उपयोगी योजनाएं चलाई गई है। मुस्लिम वर्ग के छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, छात्रावास अनुदान आदि योजनाएं चलाई जा रही है। युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के समय में कुछ लोग फिर से अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताने में जुट गए हैं। ये सब छलावा है। सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों का वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के लालच और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जबकि उन्हें किसी तरीके के महत्वपूर्ण हिस्सेदारी देने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहीं पर हम लोगों की सरकार में आज मुस्लिम समाज के लोगों को उनका पूरा हक मिल रहा है। बिना किसी भेदभाव के उन्हें हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकारों ने मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया है और उन्हें कोई भी हिस्सेदारी नहीं दी है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप लोग किसी भी भ्रम में नहीं रहे। हमारी सरकार ने जो आपके लिए काम किया है उसे याद रखिए और फिर उसी आधार पर तय कीजिए कि आपका वोट किसे देना है। दोस्तों, बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने एक विवादित बयान देकर के विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छपरा, आरा और सिवान के बिना उत्तर प्रदेश के लड़के कुंवारे रह जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दहेज के लिए
वोट दें और महागठबंधन को जिताएं। जब भाजपा ने सांसद के बयान को महिला विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने ये हमारे लड़के हैं, गलतियां हो जाती है वाली मानसिकता दिखाई है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे बिहार चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार करने वाले हैं। जब उससे पहले उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बिहार के साथ बेटी जैसा रिश्ता है, यानी कि शादी। उन्होंने कहा कि बिहार में छपरा, आरा और फिर सिवान के बिना राज्य के आधे से ज्यादा लड़के कुंवारे रह जाएंगे। उन्होंने यहीं पर नहीं रुके बल्कि कहा कि वे बिहार जाएंगे और मतदाताओं से दहेज के लिए वोट देने और फिर महागठबंधन की सरकार बनाने का आग्रह करेंगे। वहीं पर बिहार में माफिया उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सनातन पांडे ने कहा कि सांसद का बेटा सांसद ही बने ये जरूरी नहीं है, माफिया का बेटा भी माफिया ही होना चाहिए। हम अपराधग्रस्त बिहार को अपराध मुक्त बनाने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिहार में महागठबंधन का समर्थन कर रही है। सपा ने बिहार चुनाव में महागठबंधन के प्रचार के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है।